डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडी सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ा, अब हम मेनली फोकस जो रखेंगे वो रखेंगे कोलाइडियल सोल्यूशन पे। तो कोलाइडियल सोल्यूशंस को सिंपली हम कोलाइड्स भी कह देते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो कोलाइडियल सोल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। इसमें दो फेजेस होते हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। देखिए, इसमें जो किसी भी सोल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है उसकी तुलना हम यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज से कर सकते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसकी तुलना हम यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम से कर सकते हैं। या हम इसको सिंपली भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोलाइडियल सोल्यूशन होता है इसमें सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज और जो सॉल्वेंट होता है इसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बात बताई थी कि जो कोलाइड होते हैं या कोलाइडल सोल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस होते हैं। ये बात यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की है। अच्छा, डिस्पर्स्ड फेज्ड और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पर भी हम कोलाइडियल सोल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन आगे हम कोलाइडियल सोल्यूशन की क्लासिफिकेशन को ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ही हमने फिजिकल स्टेट के आधार पर जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया वो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि फिजिकल स्टेट के आधार पर हम कोलाइडियल सॉल्यूशंस को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पर हम कोलाइडियल सॉल्यूशन को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे सबसे पहले यदि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो इस तरह का जो कोलाइडियल सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड सोल। यदि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है तो इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सॉलिड सोल। और इसका एग्जांपल है कलर्ड ग्लासेस, जेम्स स्टोन। आपने देखा होगा अंगूठियों में नग लगते हैं या कलर्ड ग्लासेस होते हैं, चाय या कॉफ़ी के लिए जो कप वगैरह होते हैं वो भी कलर्ड होते हैं। तो वो सब सॉलिड सोल के ही एग्जाम्पल होते हैं। देखिए, इसमें दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, जब डिस्पर्स फेज क्या है सॉलिड और डिस्पर्स मीडियम है लिक्विड, तो उस तरह का जो कोलाइडियल सॉल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं हम सिंपली सोल। और इसका एग्जाम्पल है पेंट, सेल फ्लूइड, जो हमारी सेल के अंदर फ्लूइड होता है वो भी सोल होता है। डिस्पर्स फेज यदि सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है, यानी कि जहाँ पर सॉलिड डिस्पर्स फेज गैसियस डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट है, तो इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एरोसोल। और इसका एग्जांपल यहाँ पर देखिए लिया गया है स्मोक एंड डस्ट। यहाँ पर इसका एग्जांपल लिया गया है स्मोक एंड डस्ट। स्मोक जो होती है वो भी एरोसोल का एग्जांपल होती है और डस्ट भी एरोसोल का एग्जांपल ही होती है, जहाँ पर सॉलिड डिस्पर्स फेज गैसियस डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, अब हम वो केस स्टडी करेंगे जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैसेज है। तो सबसे पहला जो हमारी कैटेगरी है वो है जहाँ पर ये लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड में प्रेजेंट है। तो ऐसा केस को हम बोलते हैं जेल, जहाँ पर डिस्पर्स फेज तो हो लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम हो सॉलिड। या हम कहें जहाँ पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में घुला हो और कोलाइडियल सॉल्यूशन बना रहा हो, तो इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन को बोलते हैं जेल। और इसका एग्जांपल देखिए क्या है, इसका एग्जांपल है चीज़, बटर, जेलीज, ये सब इसी तरह के जेल के एग्जांपल हैं। अच्छा, अब वहाँ पर देखेंगे जहाँ पर लिक्विड में घुलकर कोलाइडियल सॉल्यूशन बना रहा हो, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो, तो देखिए उसको हम बोलते हैं इमल्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। और इस इमल्शन के एग्जांपल है मिल्क, हेयर, क्रीम। देखिए एग्जांपल पूछ ले जाते हैं बोर्ड में 1 नंबर में, 2 नंबर में कि आप
जेल का एग्जाम्पल बताइए, इमल्शन का एग्जाम्पल बताइए, एरोसोल का एग्जाम्पल बताइए। तो ये याद होनी चाहिए, जब बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भारी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अच्छा, अब वो कैटेगरी पढ़ेंगे जहाँ पर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज गैसियस डिस्पर्सन मीडियम में घुलकर कोलाइडल सोल्यूशन बना रहा, तो इट इज़ नोन एज एरोसोल। इस तरह के कोलाइडल सोल्यूशन को हम एरोसोल बोलते हैं। देखिए, जहाँ पर सॉलिड गैस में घुला है उसको भी एरोसोल बोलेंगे, जहां पर लिक्विड गैस में घुला है उसको भी हम यहां पर एरोसोल ही बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल यहां पर क्या हो गया, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, स्प्रेज, ये सब एरोसोल के ही एग्जांपल हैं। और ऐसा एरोसोल जिसमें सॉल्यूट यानी कि डिस्पर्स फेस लिक्विड है और सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्सन मीडियम गैस है। अब देखिए, हम एग्जांपल पढ़ेंगे जहां पर गैस सॉलिड और गैस लिक्विड में घुली है। देखिए, गैस में मिलकर कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगी, क्योंकि वो बनाती है होमोजीनियस सिस्टम, और कोलाइडल सिस्टम जो होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। तो कभी भी कोई गैस दूसरी गैस में मिलकर कोलाइडल सिस्टम नहीं बनाएगी, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकती। तो यहाँ पर देखिए, केवल दो ही केस बनते हैं। एक तो जब गैस डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं हम सॉलिड फोम। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड फोम। और इसके एग्जाम्पल है प्यूमिक स्टोन, फोम रबड़। और जहाँ गैस लिक्विड, जब गैस लिक्विड में प्रेजेंट हो तो वो बनाती है फोम, जब गैस लिक्विड में प्रेजेंट हो तो वो बनाती है फोम। इसका एग्जाम्पल है फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप लेदर। ये सभी ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो है गैस और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो है लिक्विड। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स आप इनके याद कीजिए, पर्टिकुलर कोलाइड्स का नाम या कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम यहाँ पर दिया है, इसको याद कीजिए। 1 नंबर में, 2 नंबर में, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ जाता है। एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने चार्ट बनाया, फिर आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये क्लासिफिकेशन जो था वो बेस था कि भाई डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट्स क्या हैं। इस आधार पर कई तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस हमने देखे, सॉलिड सोल, एरोसोल्स, जेल, इमल्शंस, फोम, कई तरह के हमने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, यदि डिस्पर्सन मीडियम वाटर होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्वासोल या फिर हाइड्रोसोल। यदि अल्कोहल है तो एल्कोसोल, यदि बेंजीन है तो बेंजोसोल, और यदि गैसेस हैं तो फिर एयरसोल, तो उसको हम बोलते ही हैं। फिलहाल अब हम यहाँ पर जो एक अगला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में किस तरह का इंटरैक्शन है, इस आधार पर भी कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए, इस आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो है लायोफिलिक सोल्स और एक है लायोफोबिक सोल्स। अब ये लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं, लायोफोबिक सोल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर मेनली हम लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल की बात हम मेनली उन कोलाइड्स के लिए करते हैं जहाँ पर जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो लिक्विड होता है, और डिस्पर्स फेज सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्पर्सन मीडियम है वो मेनली लिक्विड है। तो देखिए, लायोफिलिक सोल्स वो होते हैं जहाँ पर जो डिस्पर्स फेज होता है उसमें डिस्पर्सन लिक्विड मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है, लव होता है, फिलिक मतलब लव, और वो बहुत आसानी से लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम में बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के मिल जाते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इनको बोलते हैं हम लायोफिलिक सोल्स। अच्छा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करना पड़ता इसलिए इनको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक कोलाइड। सिंपल मिक्सिंग कर दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, लायोफोबिक में क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसमें डिस्पर्सन मीडियम के प्रति बहुत ज़्यादा अफिनिटी नहीं होती है, और उनको मिक्स करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट
करने पड़ते हैं। स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू मिक्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसलिए इनका नाम एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स भी कहलाता, एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स भी होता है। देखिए लायोफोबिक मतलब जो लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है उसके प्रति फोबिया है, लायोफोबिक। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि यदि ये लिक्विड वाटर है तो यहाँ पर ये शब्द लायोफिलिक की जगह हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक, और ये जो लायोफोबिक है इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं हम हाइड्रोफोबिक। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यदि लिक्विड वाटर है तो लायोफिलिक की जगह हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक सोल्स, और लायोफोबिक की जगह यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोफोबिक सोल्स। तो लायोफिलिक को बोलेंगे इंट्रिंसिक, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, स्पेशल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए लायोफोबिक को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक कोलाइड। अब बात आई स्टेबिलिटी की। एक डिफरेंस जो हम देखते हैं इनमें वो देखते हैं स्टेबिलिटी का। देखिए जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते, और यानी कि वो आसानी से कोगुलेट नहीं होते, उनका आसानी से प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। मतलब उसमें अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से सेटल डाउन नहीं होंगे, उनका आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अच्छा जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं ये इनका जरा सा इलेक्ट्रोलाइट डालो तुरंत ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, कोगुलेशन हो जाएगा, बहुत आसानी से ये काम इनका हो जाता है। इसका जो कारण है इनकी स्टेबिलिटी का, लायोफिलिक सोल्स की, देखिए स्टेबिलिटी से मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्टेबिलिटी से मतलब है कि वो कोलाइडल स्टेबल माना जाता है जिसके पार्टिकल सेटल डाउन ना हो। यहाँ पर स्टेबिलिटी से मतलब ये है, देखिए बच्चा सोचता है स्टेबल का मतलब है ठहर जाना, नहीं। कोलाइडल सोल्यूशन की स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टिकल जो है वो रैंडम मोशन में है और वो सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। तो लायोफिलिक जो सोल होता है वो स्टेबल होता है, मतलब वो आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होता, उसके पार्टिकल आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, बहुत आसानी से कोगुलेट नहीं होता है। जबकि जो लायोफोबिक सोल होता है वो जरा सा इलेक्ट्रोलाइट डालते ही प्रेसिपिटेट बना देता है, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है या यूँ कहें कोगुलेशन हो जाता है, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। देखिए इसका कारण क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। देख सकते कारण हम यहाँ से समझेंगे हाइड्रेशन। इनके हाइड्रेशन की नेचर में डिफरेंस रहता है, हाइड्रेट होने की नेचर में इनमें डिफरेंस रहता है लायोफिलिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स में। देखिए जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो बहुत आसानी से हाइड्रेटेड हो जाते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लायोफिलिक सोल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल से कवर हो जाते हैं, जबकि जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं वो उनके पार्टिकल चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल से कवर नहीं होते। अब क्योंकि लायोफिलिक सोल्स के जो पार्टिकल है वो चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल से कवर हो गए तो उनके ऊपर जो चार्ज है उसको आसानी से न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, और जब वो पार्टिकल न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो उनका प्रेसिपिटेशन भी आसानी से नहीं होगा। तो ये जो स्टेबिलिटी की स्टोरी है वो हाइड्रेशन की स्टोरी से जुड़ी हुई है। अब देखिए रिवर्सिबिलिटी, जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि यदि एक बार इनका प्रेसिपिटेट बन गया लायोफिलिक सोल्स का तो उसमें आप दोबारा से डिस्पर्सन मीडियम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिला दीजिए तो वो बहुत इजीली दोबारा से प्रेसिपिटेट जो है वो घुल जाएगा और दोबारा से जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम किसी तरीके से उसको इवोपरेट करा दें डिस्पर्सन मीडियम को, सारा डिस्पर्सन मीडियम हट गया, और तो यदि दोबारा से हम डिस्पर्सन मीडियम डालेंगे तो दोबारा से कोलाइडल सोल्यूशन बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के एफर्ट के बन जाएगा। जबकि लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं उनको रिवर्स करना आसान नहीं होता। एक बार इनके प्रेसिपिटेट बन गए तो आप डिस्पर्सन मीडियम को डाल दें तो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में डाल दें तो भी ये रिवर्सिबल नहीं है, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार प्रेसिपिटेट बन गया तो बन गया। अच्छा, नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस,
देखिए लायोफोबिक सोल्स अधिकतर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, जैसे स्टार्च है, गम है, प्रोटीन है। जबकि जो लायोफोबिक है, देखिए लायोफिलिक सोल्स जो हैं वो अधिकतर कौन बनाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, गम, प्रोटीन। जबकि जो लायोफोबिक सोल्स है वो अधिकतर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे मेटल और उनके मेटल के सल्फाइड्स ये बनाते हैं। विस्कोसिटी, देखिए इनकी विस्कोसिटी जो होती है लायोफिलिक सोल्स की वो मीडियम से हायर होती है, जबकि लायोफोबिक की मीडियम के जैसी ही होती है। और सरफेस टेंशन की बात करें तो लायोफिलिक सोल्स की जो सरफेस टेंशन होती है वो मीडियम की रिस्पेक्ट में कम होती है और लायोफोबिक की मीडियम के ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल के बीच में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के लिहाज से भी और कंपटीशन में भी इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आप इस कंटेंट का जो मैंने लिखा है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम कोलाइडल सोल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो इस आधार पर है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन में डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या टाइप है, उनकी संरचना क्या है। इस आधार पर यदि हम कोलाइडल सोल्यूशन को क्लासिफाई करें तो कोलाइडल सोल्यूशन मेनली 3 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स। देखिए एक बार मैं दोबारा यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने क्लासिफिकेशन किया है कोलाइडल सोल्यूशंस का वो इस आधार पर किया है कि जो डिस्पर्स्ड फेज हैं इनके पार्टिकल्स की संरचना क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स है ये क्या होते हैं। देखिए मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका ओरिजिनल साइज होता है वो कोलाइडल रेंज में नहीं होता, मतलब इनका जो ओरिजिनल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम का होता है। इनका जो ओरिजिनल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम का होता है। लेकिन जैसे ही इनको हम डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एग्रीगेट्स बना लेते हैं और ये जो एग्रीगेट्स होता है इनका साइज कोलाइडल रेंज में होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इनके एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सल्फर। अच्छा, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में पास आते हैं तो वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है इनके बीच में और ये एग्रीगेट्स बनाते हैं और ये एग्रीगेट्स जो होते हैं ये कोलाइडल रेंज में होते हैं। अच्छा, ये मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का ओरिजिनल साइज ही कोलाइडल रेंज में होता है, साइज ही कोलाइडल रेंज में होता है और डिस्पर्सन मीडियम में डालने पर ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे स्टार्च, प्रोटीन, नायलॉन और सिंथेटिक रबर्स हैं। अच्छा, एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है? देखिए एसोसिएटेड कोलाइड्स जो होते हैं ये डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर लार्ज आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उनका साइज कोलाइडल रेंज में नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम उनको डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं तो शुरू में तो ये ट्रू सोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन सोल्यूशन की बढ़ाते चले जाते हैं एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ये जो लार्ज आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मिसेल। और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनती है मिसेल्स, इनका जो साइज होता है वो कोलाइडल रेंज में होता है, एक नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। अच्छा, जो स्फेरिकल मिसेल्स बनती है इसमें लगभग 100 आयनिक कंपाउंड्स आपस में आकर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, ये मैंने अभी एक बात बताई कि जो ये डाइल्यूट सोल्यूशन इनका होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आ जाने के बाद कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, यानी कि उसमें मिसेल फॉर्मेशन होती है। तो वो जो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसेल फॉर्मेशन होती है वो कहलाती है क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, CMC। और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये मिसेल फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। यानी कि शुरू में ये सोल्यूशन जो होगा ये आयनिक ट्रू सोल्यूशन होगा, लेकिन CMC से ऊपर और क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर आ जाने पर
ये कोलाइडियल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मिसेल फॉर्मेशंस हो जाएंगी। लगभग 100 लार्ज आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो आपस में जुड़कर मिसेल फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इस मिसेल फॉर्मेशन को अभी हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास इज नॉट वेरी हाई। देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स जो होते हैं इनके पार्टिकल तो स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं, इनका साइज ऑब्वियसली बात है हाई होगा। एसोसिएटेड कोलाइड्स जो हैं इनका भी जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मल्टी मॉलिक्यूलर के रिस्पेक्ट में हाई ही होता है। अच्छा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड जो होते हैं वो एग्रीगेट्स बनाते हैं आपस में, और वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही उनके बीच में काम करता है, वो आपस में आके इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर भी माइक्रोमॉलिक्यूल्स में भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। और यहाँ पर एसोसिएटेड कोलाइड्स में भी वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है, जो इंक्रीज करता है विद कंसंट्रेशन। देखिए जो वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है ये काम करता है इन पार्टिकल्स के बीच में, और ये कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता चला जाता है, इंक्रीजेज विद कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाए मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स के बीच में, आप जल्दी से इन तीनों टाइप्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम CMC और उससे रिलेटेड कुछ और बातें हम पढ़ेंगे।